अच्छा जी, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, वो इंटरनेशनल स्टॉक्स पे है। यूनाइटेड स्टेट्स के ये स्टॉक्स हैं, बड़े मशहूर फैंग, शायद आपने नाम सुना होगा। FAANG, फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, राइट। ये पांच बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है। वैसे अब इस टेक्नोलॉजी कंपनीज के जाल में और कंपनीज भी आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने अब एक और नाम ऐप देना शुरू कर दिया, वो है फैंगू। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें उबर को भी शामिल करना होना होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उबर भी अल्टीमेटली एक टेक्नोलॉजिकल गेम है, एक ऐप के थ्रू ही पूरा वो काम कर रहा है, राइट। ओके। इसी तरह वो होटल इंडस्ट्री का वो कौन सी चीज है, क्या कहते हैं उसे, मेरे जहन से नाम निकल गया अभी। होटल इंडस्ट्री को जो रिप्लेस करने वाला उबर की तरह का एक कनेक्टर है, माइंड अभी मेरे मेरे जहन से वो नाम निकल गया है। तो वो भी, क्या नाम है उसका, माइंड से नाम निकल गया, छोड़ें। अच्छा, तो वो भी इस टेक्नोलॉजी की गेम में है, राइट। ओके, यस, एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी भी वो इसी में आ सकता है कि उसमें भी आप, कोई भी बंदा अपने घर को होटल बना सकता है। आप लोग जानते हैं जो पूरे पूरी गेम है। तो वैसे तो ये फैंग बहुत सुपर हिट है, लेकिन अब इसमें फैंगू भी, कुछ लोग कह रहे हैं उबर भी आना चाहिए, क्योंकि उबर काफी अरसे से लॉसेस में था। उबर बहुत अरसे से लॉसेस में था। अब उबर ने लास्ट अभी दिसंबर वाले क्वार्टर में प्रॉफिट शो किया था। बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन एक पॉजिटिव प्रॉफिट शो किया था, राइट। तो कह रहे थे कि आप उसको भी इस इंडेक्स में शामिल करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना आ गया और उसने उसकी वजह से थोड़ा उसका मार्केट शेयर वगैरह सब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कोरोना डेफिनेटली फिजिकल ट्रैवलिंग उसकी वजह से बंद हुई, टैक्सी वगैरह हर एक चीज पे इफेक्ट पड़ा। तो उस वजह से उसके रेवेन्यूज पे भी इम्पैक्ट आया। तो अब वी डोंट नो कि वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बट राइट नाउ ये पांच बहुत चीते स्टॉक हैं, FAANG। ओके, राइट। अब कुछ तफसीलात इसकी यहाँ आपको मिलेंगी। अच्छा, ये पांच जो है ना, नॉर्मली ये नेस्डैक के अंदर, नेस्डैक के इंडेक्स के अंदर आपको ये नजर आएंगे। और नेस्डैक का इंडेक्स नॉर्मली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जबकि जो डाउ जोन्स है और जो दूसरा S&P 500 है ना, वो इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स नहीं है। तभी आपने गौर किया होगा, अगर आप लोग थोड़ी स्टडी करते हैं, कि कोरोना से पहले कोरोना जैसे ही आया तो उसके बाद उस टाइम एकदम मार्केट गिरी, राइट। लेकिन नेस्टैक कुछ अरसे बाद रिकवर कर गई, नेस्टैक रिकवर कर गई, और नेस्टैक बल्कि पहले से भी बेहतर हो गई। उसकी वजह ये थी कि उस लॉकडाउन डाउन के टाइम पीरियड में ये स्टॉक ज्यादा चले। यानी आप कॉमन सेंस की बात सुने, लोग अपने फिजिकल बोर्ड्स लगाना पसंद नहीं करेंगे। फिजिकल मार्केटिंग कौन करेगा, रोड पे तो कोई है ही नहीं। तो सब बैठ के घर में ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो फेसबुक की मार्केटिंग ज्यादा हिट हो गई कंपैरेटिवली। इवन मैं हमने खुद अपने कुछ बिजनेसेस में ये चीज प्रेफर की कि जो रोड्स पे बोर्ड्स लगे हुए थे, हमने फौरन से उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और हमने फेसबुक वगैरह पे आ गए, क्योंकि उसकी उसी उसी के थ्रू माल बिकेगा, राइट। देन उसके बाद आपके पास ये जो Amazon है, Amazon में लोगों ने डिलीवरी का ही, Amazon का मेजर काम ही डिलीवरी का है कि आपको डिलीवर करवा देता है। तो अब पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लोग फिजिकली स्टॉक गुड्स बाय करने से बेहतर है ऑर्डर करके, वैसे तो ऑर्डर पहले भी करते थे, लेकिन अब ये चीज और बढ़ी तो इसको और फायदा हुआ। इसी तरह नेटफ्लिक्स को डेफिनेटली फायदा होगा। लोगों ने फिजिकली सिनेमा बंद हो गए, तो लोगों ने होम थिएटर और होम घर पे बैठ के प्रेफर किया ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली नेटफ्लिक्स को भी बहुत बेनिफिट हुआ। और इवन अगर आप स्टडी करें, तो इनमें से कुछ जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, Amazon तो अपने पुराने प्री कोविड लेवल से भी ऊपर आ गया। यानी जो पहले उसका लेवल था ना नॉर्मल हालात में, उससे भी ऊपर गया। नहीं, इन्होंने तो कमाया। तभी नेस्डैक का इंडेक्स ओवरऑल अच्छा रहा, वो अच्छा हो गया। जबकि डाउ जोन्स और वो इतने रिकवर नहीं हुए। डाउ जोन्स और वो जो S&P 500 इंडेक्स है, वो इतना ज्यादा रिकवर नहीं हुआ आफ्टर, अभी ये इस पूरे ड्यूरेशन के बाद। इस चीज को देखिएगा। अब देखें, इसमें यहाँ ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ रीड भी करते जाएं। इनके मैंने अल्फाबेट्स के मीनिंग बता दिए, फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। ड्राइव फ्रॉम ईच कंपनीज नेम देख लें। द 5 कंपनीज आर सिग्निफिकेंट चंक ऑफ S&P 500 overall market capitalization and are considered as a crucial bellwether of for the exchange। मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में ये नाम यूज किया था, बेलवेदर कंपनीज। यानी ये वो भेड़ होती है कि जिसके पीछे पीछे मार्केट चलती है, कि ये वो शेयर्स होते हैं कि अगर ये बढ़े तो मार्केट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ये गिरते हैं तो मार्केट भी गिरना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अपनी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए वो शेयर बताया था, एक OGDCS,
कि ओजीडीसी का शेयर 1 रुपया बढ़ता है ना, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कितने पॉइंट चेंज होता है। तो इनकी भी वही बात है, ये भी वैसी बेल वेदर कंपनीज है कि अगर ये ऊपर जाने लगे तो पूरी मार्केट को हिला देती है। इनका वेटेज इतना ज्यादा है, इनकी अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ये कुछ जनरल डिस्कशन है। All five companies are okay for the dominance of the respective industries, sizable customer bases definitely. Facebook in social media, Amazon in e-commerce, Apple in smartphones, other tech hardware, और ये सब ये जनरल, Netflix in videos, ये सब अपनी अपनी मार्केट के समझ लो लीडर माने जाते हैं। ये अपनी अपनी मार्केट के लीडर माने जाते हैं, राइट। अच्छा, अब ये इतनी अहम चीज है, गौर से सुनना। ये 5 कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि देखो इनकी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन के बराबर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को शायद पास में बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यू गेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। ओके, तो $5 ट्रिलियन, पता नहीं पाकिस्तान से भी कितने पाकिस्तान इनके अंदर आ जाएंगे, सोचें। हमारा ओवरऑल रिजर्व से भी कितने ऊपर है ये। एप्पल एंड Amazon alone are each worth more than $1 trillion, more than $1 trillion। अकेला एप्पल और Amazon अकेले अकेले भी जो है ना $1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है, ठीक है। अब जरा इनकी इंपॉर्टेंस देखें कि इन 5 का एक नया इंडेक्स भी बन गया है, देखो, यानी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज का नया इंडेक्स बना है, फैंग प्लस इंडेक्स। सी these stocks are so elite that NYSE New York Stock Exchange में has a FANG plus index measuring performance of these giants। यार आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को मीजान फंड्स में इन्वेस्ट करना है पूरा म्यूचुअल फंड्स की एक क्लास ली थी। तो उसमें मैंने कहा था ना कि इंडेक्स पे शर्त लगा दो कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आप कमा लोगे, इंडेक्स नीचे जाएगा तो आपके पैसे हार जाएंगे, याद है। तो जैसे मीजान का एक फंड है KMI30 इंडेक्स, गालिबन नाम मैंने बताया होगा, जिन्होंने फिर बाद में चेक किया होगा तो देख भी सकते हैं, KMI30 इंडेक्स। तो उसमें 30 बड़ी कंपनीज की शेयर्स शामिल होते हैं, और वो शेयर्स मूव ऊपर होते हैं तो वो इंडेक्स भी ऊपर जाता है, शेयर्स नीचे जाते हैं वो 30 शेयर्स तो वो नीचे जाता है, राइट। जो और मैंने बोला भी था KMI30 इंडेक्स में, हमारे यहाँ जो KMI30 इंडेक्स है उसमें ऑयल की वेटेज ज्यादा है, उसमें OGDC, POL, उसमें PPL, इन शेयर्स की वेटेज है, अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था। तो इसी तरह आपको अगर टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर लेना हो, तो फैंग प्लस इंडेक्स में भी आप शर्त लगा सकते हैं। फैंग प्लस इंडेक्स के साथ भी आप उनके भी ऑप्शंस वगैरह बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। तो उसके साथ ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ऊपर जाएंगी तो ओवरऑल फैंग प्लस इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, तो उसमें भी कमा सकते हैं, राइट। ये भी अवेलेबिलिटी है। नाउ देखा बेटा, ये नॉर्मली ये वो इदारे थे जो जिन्होंने कोरोना में कमाया, यानी जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे कमाया। ऑब्वियस सी बात है, बाकी लोगों ने जितना भी कमाया लेकिन इन लोगों ने बहुत कमाया। इसी तरह एक ऐप है, एक और टेक्नोलॉजिकल ऐप है, आप सबको पता होगा, जूम, जिसपे हम लोग अपनी क्लासेस भी लेते हैं। तो जूम के पास भी बिफोर कोरोना कुछ अराउंड 10 मिलियन कुछ यूजर्स थे, और अब कुछ 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, या 490 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उसकी शेयर प्राइस भी बहुत ऊपर गई। तो वो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने इस पूरी गेम में बहुत कमाया, राइट। इवन वो पुराने लेवल से भी ये शेयर्स ऊपर आ चुके हैं। देखें अब यहाँ एक बात, वंस थॉट ऑफ एज नथिंग मोर रिस्की देन हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स। देखें एक बंदे का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन बुफे इनिशियली मना करता था कि इस तरह के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मत जाएं, और ये वाकई एक बड़ी हकीकत है। देखें, एक होते हैं ग्रोथ शेयर्स, तवज्जो सुनना, और एक होते हैं वैल्यू शेयर्स, या इसको ग्रोथ शेयर्स भी बोलते हैं, और एक ग्रोथ इन्वेस्टर भी वर्ड यूज होता है, ग्रोथ इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स। यार ग्रोथ शेयर्स जो होते हैं ना, वो डिविडेंड नहीं देते, मैं यहां लिख रहा हूं नो डिविडेंड और वेरी लेस डिविडेंड, क्योंकि इनको ग्रो होना होता है तो ये अपने सारे पैसे रीइन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक में बांटते नहीं है, ये डिविडेंड नहीं देते इतना। जबकि वैल्यू शेयर्स बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, हाई डिविडेंड देते हैं। अच्छा, इन ग्रोथ शेयर्स का, मेरे पास अब जगह नहीं है, इधर ही लिखूंगा, इन ग्रोथ शेयर्स का हाई पी रेशियो चल रहा होता है।
इन ग्रोथ शेयर्स का हाई पी रेशियो चल रहा होता है। पी रेशियो अगर आप लोगों को याद हो, मल्टीपल, यानी ईपीएस अगर 1 रुपए तो हो सकता है 30 रुपए का शेयर चल रहा हो, यानी 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स लोग इनको कई गुना पैसे देने को तैयार होते हैं, क्योंकि इन शेयर्स की मूवमेंट बहुत आ रही होती है, इनमें खबर का बहुत इंपैक्ट होता है। प्लस मैंने आपसे कहा ना, देखें इधर देखें कि ये जो है ना ग्रोथ टेक स्टॉक्स, देखो एक तरफ है टेक्नोलॉजी और एक तरफ नॉन टेक्नोलॉजी है। जैसे कोक, कोक कंपनी है, कोक एक खाने पीने की चीज है यार, एक हद तक कंज्यूम होगी ना, यानी एक नॉन टेक्नोलॉजिकल चीज एक हद तक जा सकती है। आप इसको यूं सोचें, एक आदमी पैदल जा रहा है, दूसरा साइकिल पे जा रहा है, साइकिल वाला फिर भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तेज जाएगा। साइकिल के सामने बाइक आ गई, वो और तेज जाएगी। कार आ गई, वो शायद थोड़ी और तेज जाएगी। जहाज आ गया, वो तो और अलग जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, टेक्नोलॉजी के सामने एक नॉर्मल चीज का कंपैरिजन ही नहीं है, सीधी बात है। टेक्नोलॉजी के सामने नॉर्मल चीज का क्या कंपैरिजन, हो ही नहीं सकता कंपैरिजन, सोचो। तो इसीलिए जब इनके अंदर तेजी बहुत होती है, टेक्नोलॉजी में तेजी बहुत है कि एकदम मुल्कों के मुल्क इसमें आ जाते हैं यार। आप एक बात सोचें, पहले हम लोग सिर्फ फिजिकल पढ़ाया करते थे, फिजिकल फिजिकल क्लास में कितना पढ़ा लेंगे यार। एक कराची, हैदराबाद, एक एरिया फोकस कर सकते हो आप यार, और क्या कर सकते हो। लेकिन अब स्काई इज द लिमिट। अब आप दुनिया के हर मुल्क में हो, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो दुनिया के हर मुल्क में हो, तो हम यानी अब हम उस चीज को, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इतने तेज काम है, बहुत तेज काम है भाई हकीकत में, सोचें। तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज है, तो इसकी ग्रोथ और इसकी इसके इसके अंदर मल्टीप्लाई होने का बहुत पावर है। तो इसका पी रेशियो भी बहुत तेज है, और ये यानी रिस्की भी बहुत है। अच्छा, ये भी याद रखना कि टेक्नोलॉजी जब यहाँ यहाँ देखें हाई ग्रोथ है ना, रिस्की का वर्ड भी लिखा है, ये याद रखना। तभी वॉरेन बुफे जैसा बंदा इनसे डरता था, इन शेयर से, क्योंकि रिस्क का मतलब एकदम ऊपर और एकदम नीचे भी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर ये बात भी याद रखना कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट भी होती है। आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और अगर सामने वाले ने उससे अच्छी टेक्नोलॉजी लिया है, रातों रात आप फाइंड अप। तो टेक्नोलॉजी में दोनों झटके लगते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का झटका बहुत तेज है। आप समझ रहे हैं। तो ग्रोथ, कुछ ग्रोथ इन्वेस्टर्स ग्रोथ शेयर्स में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग वैल्यू शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ग्रोथ शेयर्स का पी रेशियो भी बहुत हाई होता है, उसमें डिविडेंड भी नहीं मिल रहा होता। और एक और रेशियो भी मैं आपको बताता हूँ, प्राइस टू बुक रेशियो। और से देखें, प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका हाई होता है, प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका हाई होता है, इसका हाई होता है। और इनका प्राइस टू बुक रेशियो लो होता है, इनका प्राइस टू बुक रेशियो। आप इसको यूं सोचें, प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब ऊपर शेयर प्राइस, तवज्जो सुनना, नीचे बुक वैल्यू। ऊपर शेयर प्राइस, नीचे बुक वैल्यू, यानी शेयर प्राइस एक कंपनी की है $10, और उस कंपनी के अगर सारे एसेट्स को हम अभी आज बंद करके बेचे ना, तो वो समझ लें बिक रहा है $1 में। तो अब इसका मतलब बुक वैल्यू सिर्फ $1 है, और लोग $10 देने को तैयार है। तो 10 गुना प्राइस टू बुक रेशियो है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि $100 की शेयर प्राइस है और $1 की बुक वैल्यू, तो 100 गुना। तो याद रखना भाई, ये जो हाई रिस्क की कंपनीज है ना, इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी बहुत हाई होता है। जबकि ये जो वैल्यू शेयर्स होते हैं, इनका प्राइस टू बुक रेशियो लो होता है, यानी अपनी औकात के करीब करीब होते हैं। जो असलियत कंपनी के अंदर है उसके करीब करीब होते हैं। बहरहाल दोनों अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कहते हैं लॉन्ग टर्म में वैल्यू शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं। कहते हैं, ये रिसर्च कहती है कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू शेयर्स, याद रखना, ज्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए एक अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लाजमी इनमें भी रखें। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ग्रोथ शेयर्स में रखें। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बात करूं तो ग्रोथ शेयर्स हमारे यहाँ सट्टे वाले शेयर्स होते हैं। ग्रोथ शेयर्स हमारे यहाँ सट्टे वाले शेयर्स होते हैं, जो अचानक से ₹2 का शेयर ₹100 का हो जाता है। ऐसा हुआ है, ₹2 का शेयर ₹100 का हो गया। जैसे हमारे यहाँ मैपल लीफ सीमेंट एक दौर में ₹2-3 तक आ गया था, और फिर कहाँ पहुंच गया था अभी 2017 में। तो वो ग्रोथ शेयर्स हैं, वो ग्रोथ शेयर्स हैं, राइट। और वैल्यू शेयर्स हमारे यहाँ जैसे पीएसओ वैल्यू शेयर्स है, ओजीडीसी, ये सब, ये बड़ी बड़ी जो इदारे हैं, ये वैल्यू शेयर्स हैं, राइट, ओके। तो ये जो फैंग स्टॉक्स हैं, इनको वैसे नॉर्मली ग्रोथ शेयर्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और ये जरा हाई रिस्की भी होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, प्लीज। अब नाउ द फर्स्ट स्टॉक, जो पहला इसका स्टॉक है, उसका नाम है फेसबुक। फेसबुक, ठीक है।
इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ गिवन है और आप लोगों को पता भी होगी. फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च बाय Mark Zuckerberg in 2004 with his college roommates at Harvard. The website's membership was initially limited to the founder of पहले इनिशियली ये इन्होंने इस तरह टेस्टिंग बेसिस पे करा था कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सोशल नेटवर्किंग करते थे इसके थ्रू. सही है. और जब ये एक्सपेरिमेंट सही हुआ तो फिर और यूनिवर्सिटीज को भी इन्होंने देखो. And gradually most universities in the United States and Canada corporations, and by September 2006 to everyone with a valid email ID. शुरू में किस तरह हुआ. पहले सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को, फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज यूएस की इसमें आ गई, सब स्टूडेंट्स इसमें आ गए, और फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्होंने कोई भी हर आम आदमी इसमें आ सकता है विथ वैलिड ईमेल आईडी और 13 साल से बड़ी एज. राइट. ओके. अब Facebook IPO was done in year 2012 and was able to sell the stake. IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करती है, and was able to sell the stake at $38 per share. अब जरा सुनिए, $38 पर शेयर. 38 इसकी इनिशियली जो शेयर प्राइस थी वो $38 थी. ठीक है. अब जरा सुनिएगा, मुझे आज भी याद आ रहा है ये स्टॉक का पूरा गेम. जैसे इसका शेयर इशू हुआ था ना, गालिबन कुछ ही दिनों के अंदर फिर ये $22 पे आ गया था. $38 से $22 पे आ गया था. अब जरा सुनिएगा, उस टाइम मेरा मूड था कि मैं इसके कुछ शेयर्स खरीद लूं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो कि एनालिस्ट भी था, CFA क्वालिफाइड भी था, तो उसने मुझे डरा दिया. और मुझे उसने देखो उसको 38 से प्राइस 22 पे जाती हुई नजर आई. अब देखें ये बहरहाल उसकी उस वक्त की एनालिसिस थी, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन देखें ग्रोथ शेयर से, देखें तेज शेयर से कितना डरते हैं. उसने कहा, मुस्तफा भाई आपको पता है ना, एक फेसबुक क्या है, एक ऐप ही तो है. यूं बोला, एक ऐप ही तो है, कोई भी बना ले यार, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना ले, बस वो फेसबुक है. ये उसने मुझे इंटरप्रेट किया. और सुने, फिर उसने कहा कि सर, और आजकल अब जो प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं यार, वो प्रोफेशनल लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फेसबुक पे थोड़ी टाइम वेस्ट करते हैं. वो अपना दूसरी जगहों पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, और वो जो क्या दूसरा क्या है, लिंक्डइन वगैरह पे उनके फॉर्मल प्रोफाइल्स चल रही होती हैं. बोला यार फेसबुक, और वाकई एक बहुत बड़ी आवाम ट्विटर पे भी है. तो बोला यार ये कोई मजेदार नहीं. और देखो यार 38 का इशू IPO हुआ था, अभी $22 हवा निकल गई. तो मैं उस टाइम डर गया, लेकिन फिर जो इसने छक्का मारा है ना इस शेयर ने, के ग्राउंड से बाहर बॉल फेंक दी. जरा इसकी अब पढ़ें जरा कैसा ये चला है. फिर valuing the company at $104 billion, $104 billion initially, highest ever for a newly listed company. After a brief pause, देखा ये वही है जब मेरे दोस्त ने मुझे बेवकूफ बनाया था, यानी उस एनालिस्ट ने. After a brief pause, it went up, only currently valued at 231. फिर ये ऊपर इसका ऊपर का ही सफर था. अब जरा सोचो यार कितनी कमाई हो जाती है. $38 का IPO हुआ था और आज $231, यानी 2012 में अगर किसी ने $38 का लेके डब्बे में डाल दिया, तो अब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया यार. ये सीधा 7 टाइम्स का, तो 700% ग्रोथ हो गई यार. कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ होती है. आप किसी और मार्केट में इतना इन्वेस्ट करके नहीं कमा सकते. लेकिन अगेन इन सब के लिए बर्दाश्त चाहिए, जो मेरे में और आप में नहीं है. होल्ड करना पड़ता है. ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं कि रख के भूल जाओ, रख के कुछ शेयर्स लेके भूलो. नाउ फेसबुक विद ओवर 1 बिलियन यूजर्स इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब जानते हैं. और इसकी अब आजकल इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज है. मैंने कहा ना, ये कंपनीज डिविडेंड कम देती हैं क्योंकि ये नए नए इदारे टेक ओवर कर लेती है. तो इन्होंने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, इंस्टाग्राम, ये सब इन्होंने, और अब व्हाट्सएप और इन सबको कनेक्ट कर दिया है. ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी बंदे को व्हाट्सएप पे उसका नंबर सेव करें, आप किसी का नंबर सेव करें व्हाट्सएप पे, उसको व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात करें, तो आपको फेसबुक में फिर वो नीचे नजर आ रहा होता है कि इसको ऐड कर लें. फेसबुक पे खुद ब खुद इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको पहले कनेक्ट करने की कोशिश करता है. राइट. ओके. तो ये सब चीजें, इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम इन सबके पास आ चुके हैं. देखें इसकी वजह से देखो सिनर्जीज क्रिएट होती है. अच्छा एक और चीज बता दूं, फेसबुक अपनी एक क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर अभी कुछ लीगल इश्यूज हैं, और गालिबन वो 2021 या मिड ऑफ 2021 तक गालिबन वो करेंसी लॉन्च होगी. इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी. राइट. फिर उस करेंसी के थ्रू आप बहुत कुछ बाय सेल वगैरह कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक के बारे में.
अच्छा, इन्होंने अभी फेसबुक ने रिसेंटली अपनी फेसबुक की शॉप भी लॉन्च कर दी है, राइट? इस पे भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसकी करंट शेयर प्राइस है $235। 52 वीक्स रेंज में ये लोवेस्ट पे कितने गया था? 137 और हाईएस्ट 237। अब आप जरा देखें, मैंने आपको 52 वीक हाई लो बताया था ना, अगर आप लोगों को याद हो तो। यानी अभी ये 235 का है और इसका 52 वीक्स हाई क्या है? 237, यानी अभी अपने हाई पे खड़ा है। तो देखो, इसको खरीदने के लिए कितना दिल चाहिए होता होगा। आप बिल्कुल अपनी पीक पे खड़े हो, तो आप बहुत बड़ा तेज इन्वेस्टर चाहिए, बहुत दिल वाला इन्वेस्टर चाहिए। मैं मुझ जैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब आप सोचें इसकी मूवमेंट कितनी है कि एक साल के अंदर ये $100 मूव कर गया है। यानी अगर आप देखो ना, जिसने 137 के आसपास खरीदा और अभी 237 तक गया ये, तो ऑलमोस्ट 40% या डबल तो मैं नहीं बोल रहा, नहीं 40% का मूवमेंट तो दी है। 40% की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है यार। यूएस वगैरह में इंटरेस्ट रेट क्या है? कुछ भी नहीं है, 1% के करीब भी इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो ऐसी मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट बहुत बड़ी चीज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है $670 बिलियन। पी रेशियो देखा हाई है, 33.6 है। ईपीएस 6.95, ये इसके नंबर्स हैं। 1 ईयर चेंज 30% एक साल में बढ़ा है। एक साल की जो इसकी चेंज आया है, 30% इसकी शेयर प्राइस में चेंज आया एवरेज, राइट? अच्छा, ये कुछ और रेशियोज हैं जो एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाला बंदा इजीली समझ सकता है। ग्रॉस मार्जिन इसके 82% है। मैं एक चीज छोटी सी बता दूं, लिख देता हूं यहाँ। मार्जिन होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। कभी भी आपको कोई बोले ना कि इतने परसेंट मार्जिन, तो मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर कोई आपसे बोलेगा ग्रॉस मार्जिन, तो उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स टाइम्स 100। अगर कोई आपसे बोलेगा ऑपरेटिंग मार्जिन, तो उसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कोई आपसे कहेगा नेट मार्जिन, नेट मार्जिन का मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आसान लफ्जों में कभी भी कोई मार्जिन बोले तो समझ जाना प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। अब मार्जिन कोई सा भी हो सकता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो वाला प्रॉफिट भी वो बोले, वो प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल्स टाइम्स 100। ओके, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये भी सीख लो, एक छोटी सी अकाउंटिंग की टर्म समझ लो। मैं ये पेन का कारोबार करता हूँ, मैं ये पेन बेचता हूँ खरीद के, तो ये पेन मैं 10 रुपए का खरीद के 15 का बेचता हूँ। ये पेन मैं 10 का खरीद के 15 का बेचता हूँ। तो जो 5 रुपए मुझे सूखे सूखे बचते हैं ना, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन ये मेरा नेट प्रॉफिट नहीं होगा। अब ये तो 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है ना। अब मैं जिस शॉप में बैठ के ये सब बेच रहा हूँ, उसका रेंट मुझे देना होगा, वहां एसी लगा हुआ है, उसके खर्चे, ये सारे खर्चे अलग से होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब आप अदर एक्सपेंसेस लेस करते हो, तो यू गेट नेट प्रॉफिट फाइनली, राइट? ओके, इस तरह होता है। अब देखें इसका कांस्टेंट री, देखा इसका डिविडेंड नील है, डिविडेंड नील। आगे क्या लिखा है? कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ स्ट्रेटजीज। देखा, ये अपने आप को ग्रो ग्रो कर रहे हैं। देन आरओआई इसका कितना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19% है। 19% है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रिटर्न 19% आ रहा है। कैश पर शेयर, यानी कंपनी के पास जो टोटल कैश पड़ा है ना, उसको ऊपर रखें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जो कैश कंपनी के पास पड़ा है उसको ऊपर रखें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो ये $9.5 पर शेयर का कैश पड़ा है। और रेवेन्यू पर शेयर कितना है? यानी जो सेल्स पर शेयर होती है वो होती है $24.5 पर शेयर, राइट? ये कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ Amazon 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 तो यूं समझ लें कि ये बड़ा जबरदस्त स्टॉक है, और इसमें इसके दो तरह के बिजनेस मॉडल हैं। एक होता है फुलफिल बाय मर्चेंट, और एक होता है फुलफिल बाय Amazon। यानी ये समझ लें ये एक मिडिल मैन की तरह है, इधर से माल खरीद के दूसरे को माल बेच देता है, राइट? और इसके वंस अगेन इसने भी पूरा ई कॉमर्स पे ई कॉमर्स को संभाला हुआ है, और है ये कस्टमर बेस्ड। यानी ये हमेशा फेवर कस्टमर को देगा, ये सप्लायर को फेवर नहीं देगा। कस्टमर ड्रिवन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एक मैंने क्या बताया, फुलफिल बाय मर्चेंट, और एक होता है फुलफिल बाय Amazon। क्या मतलब? अगर मैं चाहता हूं, मैं जरा सा एक बैकग्राउंड बता दूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं Amazon पे अपनी प्रोडक्ट रख, मैं ये पेन Amazon के थ्रू बिकवाऊं, मैं ये पेन Amazon के थ्रू बिकवाऊं, तो अगर मैं इस वाले एग्रीमेंट में आ गया ना, एक मिनट ठहरे,
तो इस वाले तवज्जो, इस वाले एग्रीमेंट में अमेज़न कहता है कि बस आप हमारे वो ऐप यूज़ करके हमें एडवर्टाइज़मेंट कर देंगे आपकी, और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आपने खुद ही अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, अपने ही वेयरहाउस में रखना है और फिर डायरेक्ट कस्टमर के घर पे डिलीवर कराना है, राइट? तो यूँ समझ लें कि इसमें अमेज़न का रोल कम होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट में अमेज़न का अपना रोल कम होता है, और एक होता है फुलफिल बाय अमेज़न। इसमें ये होता है कि आप बाकायदा अपना स्टॉक अमेज़न को दे देते हो। मैंने ये पेन अमेज़न को दे दी। अब अमेज़न खुद समझ लो इसको पैक भी करेगा अपने हिसाब से और अपने हिसाब से बेचेगा, अपने स्टोर रूम में भी रखेगा। तो इस वाले फुलफिल बाय अमेज़न में अमेज़न की कॉस्ट कुछ अलग ही लग रही होगी। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के पास रखवा दी, तो अमेज़न अगर कुछ अरसे तक आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती तो फिर आपसे स्टॉक के चार्जेस भी लेता है। स्टॉक होल्ड करने के चार्जेस भी लेता है, वरना तो लोग क्या करेंगे, अपने घर का पुराना फर्नीचर भी अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देंगे। सोचो कि यार जब आराम से घर में एक्स्ट्रा सामान है वहाँ रखवा दो जाके फ्री में। तो ऐसा नहीं है। वो अगर एक टाइम तक आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकती तो फिर डेफिनिटली वो आपसे उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी चार्ज करना शुरू करते हैं। तो बाकायदा ये उसके दोनों मॉडल्स हैं, और इन दोनों मॉडल्स के अपना-अपना फ़ायदे हैं, और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इससे अटैच हैं और कमा रहे हैं। बाकायदा इसके लाखों रुपए के कोर्सेज करते हैं लोग। ये अमेज़न से लाखों रुपए के लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं अमेज़न के कोर्सेज, कि किस तरह इसकी प्रोडक्ट बेचनी है, अमेज़न पे प्रोडक्ट लगानी कैसे है, उसको बेचने की क्या टेक्निक है, बहुत लंबी कहानी है, राइट? ओके, नाउ द बिजनेस वाज फाउंडेड बाय जेफ बेजोस, the richest person alive on this planet. This company came into existence due to Bezos' regret minimization framework. Was not participating in internet industry boom during that time. अच्छा जरा एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने इस बंदे के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, आप लोगों को याद है कि स्टॉप लॉस का फलसफा आप लोगों को पढ़ाया था, वो सुभान भाई ने पढ़ाया होगा, स्टॉप लॉस। यानी जब गेम नीचे जा रही हो ना तो एक टाइम में निकल जाओ, बस अपने आप को रोक, अपने लॉस को रोक के निकल जाओ। आप जरा सुने बेटा, आपको पता है कि इन कंट्रीज में, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा कानून है कि जब डाइवोर्स कंट्रीज में, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा कानून है कि जब डाइवोर्स होती है ना, तो अब जैसे अगर हस्बैंड जो है वो वर्किंग में है, काम कर रहा है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है वेल्थ को, जो औरत है वो हाउस वाइफ है और वो घर में बैठ के काम कर रही है। सुने, तो इन लोगों का फलसफा ये है, बाकायदा ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, इस पे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि डेफिनेटली जब वो घर को संभाल रही है तो उसने अपना कैरियर नहीं बनाया, और इस मर्द ने काम कर करके अपना कैरियर बनाया। तो अब जब अगर इनकी डाइवोर्स होती है ना, तो वो औरत अगर अब काम पे लगेगी तो उसका कैरियर जीरो से स्टार्ट होगा, तो उसके तो जिंदगी के इतने साल जाया हो गए। तो जब उसके जिंदगी के इतने साल जाया हो गए तो अब उसको एलिमनी एलिमनी पे करेगा, यानी वो जो हस्बैंड है ना उसकी वेल्थ का समझ लो आधा आधा होगा, हस्बैंड की ने जो भी कमाया है ना, क्योंकि ये घर पे थी और वो कमा रहा था, तो उसने जो भी कमाया आधा आधा होगा और वो आधा बेगम को मिल जाएगा। अब ये बहुत एक जबरदस्त टॉपिक है, रिसर्च करने वाला, बहुत से लोगों को पता भी होगा, एलिमनी। तो इस बंदे की एक डाइवोर्स हुई थी, और कहते हैं कि अमेजोन की शेयर प्राइस जब नीचे जाने लगी ना, तो इसकी वाइफ के इसके साथ डाइवोर्स हो गया। वो क्या स्टोरी थी वो खुद पढ़ लीजिएगा, अभी वो हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो जैसे ही जिस दिन डाइवोर्स हुआ ना, उस दिन की समझ लो ये सारी शेयर्स इसके हाथ में थे। तो अब इसकी जो वेल्थ है उसकी आधी वेल्थ अपनी बेगम को मिलेगी उनके लॉ के हिसाब से। तो वो जो वेल्थ उसको ट्रांसफर होनी थी वो शेयर प्राइस उस दिन की प्राइस के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि ये इतनी, इसकी बीवी इतनी चालाक थी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लगाया वो इसकी बीवी ने लगाया, कि शेयर प्राइस गिर रही थी तो वो एकदम बाहर आ गई, और जिस दिन उसकी डाइवोर्स हुई उसी दिन की शेयर प्राइस के हिसाब से फिर बंटवारा हो गया। समझ गए? तो हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा स्टॉप लॉस इसकी वाइफ ने लगाया था। ये पढ़िएगा, ये बड़ी इसके ऊपर जोक्स भी बने थे और बहुत बहुत शोर हुआ था। नाउ Amazon was initially operated by Jez from his garage. Both parents invested US डॉलर। ये इसने पहले एक गैरेज से स्टार्ट किया था, ये पूरी इसकी स्टोरी है कि एक घर के गैरेज से शुरू कर करके इन्होंने काम किया था। And the business went public in 1997 at a price of $18 per share. The company went through, अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही, मुझे समझा रही देना, through 3 stock splits। अब देखें, दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है स्टॉक स्प्लिट और एक वर्ड होता है बोनस इशू। देखें, काम दोनों करीब करीब एक जैसा करते हैं।
बोनस इशू क्या है कि कंपनी, तवज्जो से मेरी तरफ देखें, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स, नए शेयर्स बांट देती है। तो सीधी बात है, आपने ये पढ़ा था ईपीएस, आपने पढ़ा था, मेरे साथ ही पढ़ा था ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता था ऊपर प्रॉफिट्स नीचे शेयर्स, ऊपर प्रॉफिट्स नीचे शेयर्स, ऊपर प्रॉफिट नीचे शेयर्स, याद है इसका मोटा मोटा फॉर्मूला यही है। तो बोनस इशू मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी नया बोनस इशू करती है तो ये डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़ते हैं, और बोनस इशू की वजह से कोई नई वेल्थ नहीं आती तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, तो ईपीएस लाजमी गिरेगा। बोनस इशू की वजह से नए शेयर्स बढ़ते हैं तो डिनोमिनेटर में शेयर्स बढ़ रहा है, तो शेयर्स बढ़ेंगे जिसकी वजह से ईपीएस लाजमी गिरता है। तो बोनस इशू से ईपीएस और शेयर प्राइस सब गिरती है, ठीक है, ये उसूल है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में कंपनी कहती है यार अपने पुराना शेयर वापस कर दो, जैसे है 1 for 7, एक मिसाल है 1 for 7। इसका मतलब कंपनी बोलेगी अपना पुराना एक एक शेयर, जो ऑलरेडी एक एक शेयर पड़ा है वो वापस करो, वो कैंसिल करके नए 7 शेयर ले लो। भाई बोनस इशू में पुराना शेयर कैंसिल नहीं होता था, बोनस इशू में पुराना शेयर कैंसिल नहीं होता था, बस नए शेयर मिल जाते थे। स्टॉक स्प्लिट में पुराना शेयर कैंसिल होकर आपको नए शेयर वो इशू कर देते हैं। तो 1 for 7 का मतलब आपके पास एक शेयर था, वो एक वापस लेके 7 और दे दिए, तो वंस अगेन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ही। जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ईपीएस गिरेगा। अब जब ईपीएस गिरेगा तो शेयर प्राइस भी गिरेगी। मिसाल के तौर पे एक कंपनी थी, उसके शेयर ट्रेड हो रहा था राइट नाउ $300 पे। और से सुनना, अब समझने की सलाहियत बढ़ाओ। एक कंपनी थी, उसका शेयर ट्रेड हो रहा था $300 पे, सही है। उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया, उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया 1 for 3 का, यानी जिसके पास एक शेयर थे उसको 3 इशू कर दिए। तो अब होगा क्या, इसका मतलब ये शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, और $100 के 3 शेयर बन जाएंगे। 100, यानी जैसे मेरे पास पहले $300 का एक शेयर था, $300 का एक शेयर था, वो $300 वाला शेयर मेरा वापस ले लिया जाएगा, गौर से सुने, और मुझे 3 और शेयर मिल जाएंगे $100 वाले। पक्का? तो ओवरऑल वेल्थ पे राइट नाउ कोई इंपैक्ट नहीं आता, ओवरऑल वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक स्प्लिट का, तवज्जो, स्टॉक स्प्लिट का इफेक्ट ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और शेयर प्राइस गिर गई। हाँ, पहले एक शेयर मेरे पास था $300 का, अब मेरे पास 3 शेयर हो गए $100 के, बस। तो इसका मतलब ओवरऑल शेयर्स वही रहे, सॉरी, ओवरऑल वेल्थ वही रही, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के शेयर प्राइस कम हो गई। तो ये क्यों करते हैं लोग स्टॉक स्प्लिट? ताकि उस स्टॉक की मार्केटेबिलिटी बढ़े। जरा वर्ड सुने, ताकि उस स्टॉक की मार्केटेबिलिटी बढ़े। भाई अगर एक शेयर $300 का हो गया तो अब हर आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता होगा, तो बहुत कम लोग, अमीर अमीर लोग उसको खरीद रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में उसका शेयर्स वॉल्यूम गिर जाएगा, शेयर्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसकी ट्रेडिंग कम हो जाएगी। तो कंपनीज क्या करती है, स्टॉक स्प्लिट करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के शेयर प्राइस गिरा देती है, ताकि आम आदमी भी उसको खरीद सके। तो ऑटोमेटिकली उस शेयर्स में वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है। तो ये शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने की एक टेक्निक है, सही है। तो ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं, Amazon ने भी किया है पास में। देखो सुनो, यहाँ देखें, ये देखो, द बिजनेस वेंट पब्लिक, और सुने बात को, द बिजनेस वेंट पब्लिक इन 1997 में ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, और एट अ प्राइस ऑफ $18 पर शेयर। द कंपनी वेंट थ्रू 3 स्टॉक स्प्लिट्स by which one share was divided into 12 new shares। देखो कितना, 1 for 12 वाले। So the revised IPO price was 1.5। यार आप $18 का एक शेयर था, कंपनी ने कहा वो वापस कर दो और 12 शेयर और ले लो, तो 18 डिवाइड बाय 12 करो तो वही ऑटोमेटिकली रिवाइज आईपीओ प्राइस कितनी हो गई, $1.5 पर शेयर हो गई, $1.5 पर शेयर हो गई, सही है। ये देखो यहाँ, ये मैंने मकसद भी लिख दिया, ये देखो ये मकसद देखो यहाँ लिख दिया है, स्टॉक स्प्लिट्स आर डन बाय मैनेजमेंट सो दैट शेयर्स कैन बी ट्रेडेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ताकि आम आदमी भी इसको खरीद सके, ताकि उसके ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स वगैरह सब बढ़े, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स वगैरह सब बढ़ जाएं। ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर करंट स्टॉक प्राइस ऑफ Amazon इज 2436। देखा कमाई, सिर्फ कमाई देखो, सिर्फ कमाई देखो यार। स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद और शेयर प्राइस $1.5 की हो गई थी, देखो। अब $1.5 वाला शेयर जिसने लिया होगा वो आज 2436.88, यानी 2400, $2450 का शेयर हो गया है। कितना बड़ा गेन है, कितना बड़ा गेन है, सोचो। नाउ इफ यू सी Amazon इज पार्ट ऑफ डेली लाइफ, अब तो कहां से कहां पहुंच गया है। नो वन कैन सर्वाइव, स्मॉल स्टोर्स आर शटिंग डाउन, इसने सबको खा गया है, बहुत बुरी तरह खा गया है, राइट। एज Amazon
इसकी प्राइसिंग भी बहुत जबरदस्त है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी रिटर्न सर्विसेज, जो लोग इसको यूज करते हैं उनको पता होगा कितनी स्पीडी सर्विस है। फिर इसका वो भी आजकल चल रहा है Amazon प्राइम, जिस तरह नेटफ्लिक्स है ना, इसी तरह Amazon प्राइम भी इसी तरह, ठीक है। उस पर भी अपने सीजन वगैरह, मूवीज वगैरह सब आती हैं, और वो भी, और बल्कि Amazon प्राइम सस्ता है। नेटफ्लिक्स की गालिबन जहां तक मेरी नॉलेज है $10 की सब्सक्रिप्शन है, और प्रीमियम वाली और महंगी है, राइट। जबकि Amazon प्राइम ऑलमोस्ट $2 में मिल जाता है। और अगर आप Amazon का वो प्राइम पैकेज ले लेना, तो उससे फिर आपको ये शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी कम कर देता है, या सेम डे शिपिंग भी करता है। कि जो हमारे रिलेटिव यूएस वगैरह में रहते हैं ना, तो उनको फिर ऑर्डर Amazon प्राइम, अगर आप उसके प्राइम कस्टमर बन जाते हो, तो सेम डे की शिपिंग और बहुत बहुत कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें, राइट। Amazon has primarily grown through making small and इसने भी बहुत एक्विजिशन की है। In 1998 जैक मा, अच्छा इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? अलीबाबा। जैक मा फाउंडेड अलीबाबा which was in direct competition with Amazon, right? जैसे अपने यहाँ पाकिस्तान में दराज है, दराज तो कुछ भी नहीं है, बेबी है इसका, ठीक है। अली एक्सप्रेस और ये सारे नहीं आते फेसबुक पे आपको, तो ये उनका कोई बहुत डैडी फॉर्म है, बहुत बड़ी फॉर्म है, ठीक है। नाउ लुक एट द नंबर्स। इसकी करंट शेयर प्राइस देखें, करंट शेयर प्राइस की 2436 है। 52 वीक्स रेंज में ये लो पे गया था 1626, और हाई ये था इसका। और से देखें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने कहा था ना $1 ट्रिलियन से, ये और एप्पल कंपनी, ये कंपनी और एप्पल कंपनी अकेली भी $1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी है। $1.22 ट्रिलियन। पी रेशियो देख लो, इसका पी रेशियो भी बहुत हाई है, देखा। हाँ, ईपीएस 1 ईयर 34% इसकी ग्रोथ हुई है भाई, प्लस में। ग्रॉस मार्जिन, ये सारा डिविडेंड ये भी नहीं दे रहा, नील, देखा। कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ROI 8.34%। कैश पर शेयर, एक शेयर पे कैश कितना पड़ा है? $65। और रेवेन्यू पर शेयर ये रहा आपके पास 587.26, 587.26। देन एप्पल इंक, फॉर्मली नोन एज एप्पल कंप्यूटर्स। स्टार्टिंग में एप्पल का काम ही कंप्यूटर्स का था, अगर आप लोगों को याद हो। Started off as a computer manufacturer in the US and now is in the one of the biggest name in consumer electronics segment. The company has chain of retail stores known as Apple stores. Some key products are, ये सारी इसकी products हैं, हमें पता है, ये फजूल बातें नहीं है। In December 1980 the company went public. पहली बार ये स्टॉक एक्सचेंज पे गई। इसकी IPO प्राइस क्या थी? $22 पर शेयर, राइट। और अगर आप इसने भी स्टॉक स्प्लिट्स किए हैं, तो स्टॉक स्प्लिट्स को अगर हम एडजस्ट करें ना, जितने भी आज तक हुए, तो $0.39 पर शेयर। यानी जिस बंदे ने उस 1980 से शेयर खरीदा होता और आज तक रखा हुआ था, तो उसको IPO प्राइस पड़ी होगी $0.39 पर शेयर, ओके। करंट शेयर प्राइस इज 318.89। अच्छा देखो, एप्पल का स्टॉक एक बार, मैं जरा गौर से सुनना, $700 तक चले गया था। एप्पल का स्टॉक एक बार $700 तक चले गया, तो जरा रिसर्च कर लेना। फिर इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था 147 का, अभी आखिरी बार जो किया था, आखिरी जो स्टॉक स्प्लिट किया था 147 का, तो $700 का शेयर चला गया था। और फिर 147 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो जरा $700 डिवाइड बाय 7 करो, तो $100 हो गया। हाँ, यानी सादा लफ्जों में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कहा कि भाई अपना $700 वाला शेयर वापस करो, और हमसे 7 शेयर ले लो $100 वाले। तो सोचो, $100 पे शेयर प्राइस दोबारा आ गई, $100 पे शेयर प्राइस दोबारा आ गई, और आपका नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, आपको नुकसान नहीं हुआ। और फिर वो $100 से दोबारा आप कहां पहुंच गई? 318.89। 318.89 ये इस तरह, 318 या 310 ये इस तरह, इसके आसपास आ गई शेयर प्राइस। सोचो कितना गेन हो गया यार, कितने परसेंट, कितने गुना गेन हो गया, कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। यानी अगर आप गौर करो ना, तो अगर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं करती, तो $700 वाला शेयर, $700 वाला जो शेयर है ना, ये आज $2100 का होता है, 2100 या 2200 $2300 का होता है, अगर ये स्टॉक स्प्लिट नहीं करते। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। देखें, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्टॉक स्प्लिट नहीं भी करती। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, बर्कशायर हैथवे, इस तरह की कोई स्पेलिंग है उसकी, सही है। समझ लो कि ये कंपनी कोक को ओन करती है, ये कंपनी को, ये वॉरेन बुफे की कंपनी है, ये कंपनी कोक को ओन करती है। और ये कंपनी ऐसी है कि ये लोग स्टॉक स्प्लिट को, समझ लो, मानते ही नहीं है। यानी ये लोग शेयर प्राइस बढ़ाने, ये इसकी शेयर प्राइस प्री कोविड
कोविड से पहले इसकी शेयर प्राइस थी $3.5 लाख एक शेयर की। जरा गौर से सुनना, $3.5 लाख का एक शेयर, ये वॉरेन बफे की कंपनी है। प्री कोविड $3.5 लाख, और अभी कुछ कोविड की वजह से ये हो गई है $275,000 पर शेयर। ये इस तरह, ये पर शेयर की प्राइस बता रहा हूं, 275 280 इसके आसपास शेयर प्राइस हो गई है। $3.5 लाख का एक शेयर, यानी पाकिस्तानी कितने हुए पता नहीं, 6-7 करोड़ रुपए का एक शेयर। एक शेयर, हम लोग एक ही शेयर खरीद सकेंगे इसका। फिर सोचे ना कितनी बड़ी शेयर प्राइस है ये लोग तो। लेकिन अब जरा गौर से सुनना, इस कंपनी ने, गौर से सुने, इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट तो नहीं किया, लेकिन इसने फिर 2 क्लास ऑफ शेयर्स बना दिए। बर्कशायर हेथवे को आप देखें ना, तो इसने क्लास ए शेयर्स और क्लास बी, एक सस्ते वाले शेयर्स अलग इशू कर दिए। क्लास ए शेयर्स और क्लास बी शेयर्स, क्लास ए शेयर्स और क्लास बी शेयर्स, तो एक सस्ते वाले शेयर्स अलग से इसने इशू करवा दिए, राइट। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ स्कूल नहीं होती है, एक आध कुछ स्कूल है कि जिन्होंने अच्छे, उन्होंने भी अपनी स्कूल की एक सेकंड ब्रांच भी, कुछ ऐसी ब्रांचेस भी खोली हैं कि एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें क्रीम स्टूडेंट्स को लेते हैं, स्ट्रेट एज वाले, और फिर जो दूसरी ऐसी ब्रांच भी खोली हुई है कि जिसमें फेलियर्स बच्चों को भी ले लेते हैं। तो ये ऐसा ही है। तो बर्कशायर हेथवे का ये प्री कोविड $3.5 लाख का एक शेयर था, और अब $275,000 का एक शेयर हो गया है कोविड की वजह से, राइट। ओके, तो द राइज ऑफ एप्पल, ये एप्पल आने की वजह, ये सारा आईफोन वगैरह याद है, इसका आईफोन, इसका स्मार्टफोन का ये लीडर है, और स्मार्टफोन आते ही इसने नोकिया को सबको उड़ा के फेंक दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, राइट। उसके बाद amongst FANG stock under study, Apple has the highest market capitalization। मैंने कहा था $1 ट्रिलियन से ऊपर। द चीप सेल फोन, अच्छा, एप्पल का ये रिस्क है भाई, ये इसका रिस्क है कि इसके सामने जो चाइनीज ब्रांड जो काफी सारे लॉन्च हो रहे हैं, चाइना के बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, वो इसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और अब ऐसा भी हो गया है, ये भी एक मार्केट की सोच है कि स्मार्टफोन की सेल एक टाइम के बाद आके अब रुक गई है, गिर गई है। अब हम बोर हो गए हैं, अब हर एक के पास स्मार्टफोन आ गया है। यानी मैं पर्सनली अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ कि मैंने खुद पिछले 3-4 साल से अपना फोन चेंज नहीं किया। लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं कहता हूँ क्या करूं, सेम फोन है, सारे फोनों में क्या फर्क है, वही 19-20 वही चीजें। जब, और हमारा यूज क्या है, मैसेज करना है, कॉल करनी है, पिक्चर कभी कभार ले ली, और क्या है, बस यही है। फेसबुक यूज कर लिया, और क्या है। तो जब इतना ही यूज है, तो वो तो हर एक में वही है यार, 19-20, थोड़ा सा प्रोसेसर फास्ट होता है। तो अब स्मार्टफोन का वैसे कहते हैं अब टाइम भी निकल गया। अब स्मार्टफोन की जंग वैसे एप्पल ने जीत ली, लेकिन अब बस वो एक टाइम पे आके अब इतना बड़ा चेंज नहीं है। फिर अब दुनिया के हालात भी देखें ना, अब कोविड वगैरह के आने के बाद लोगों की इनकम्स वगैरह अब इतनी नहीं है, अब लोग इतना ज्यादा लग्जरीज पे स्पेंड नहीं करेंगे, अब नेसेसिटीज की तरफ बात आएगी। अब जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ इस तरह की अगर जो हाई एंड लग्जरी वाली स्टेटस सिंबल वाली चीजें इतनी ज्यादा चलना, इसके लिए थोड़ा ये रिस्क है, राइट। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये इसके सारे प्राइसेस हैं। द करंट शेयर प्राइस इज 318। इस देखो, इसकी भी कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी, देखो 52 वीक की रेंज में 170.27 तक भी आया था, और अब फिर हाई इसका 327.88 भी गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.38 ट्रिलियन, TN ट्रिलियन डॉलर्स। ये रहा पी रेशियो, ये रहा ईपीएस। एक साल में 77 कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, देख लो, ये बहुत बड़ा चेंज होता है भाई। ग्रॉस मार्जिन इसके ये रहे, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, ये डिविडेंड कुछ देता है 3.28 पर शेयर। डिविडेंड यील्ड यानी, डिविडेंड यील्ड का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में शेयर प्राइस रख दें आप, ये सिखाया भी था मैंने आपको, ये इस पे क्लास ली थी। मार्केट शेयर प्राइस डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर ऊपर टाइम्स 100 करोगे तो डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। डिविडेंड यील्ड आ जाएगी, यानी खुद सोचो ना, $300 का अगर शेयर है और $3 का डिविडेंड है, एक मोटा मोटी बात करते हैं, $300 नीचे रखेंगे, ऊपर $3 रखेंगे, तो करीब करीब 1% ही आंसर आएगा ना, 1% ही आंसर आएगा। तो यहाँ 1.04% करीब करीब ही है। ROI इसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 24.22% है। कैश पर शेयर 15.53 पर शेयर है, और रेवेन्यू पर शेयर है 59.61 पर शेयर, राइट। ओके, अच्छा, ये एप्पल कंपनी सिर्फ फोन से नहीं, अपने सॉफ्टवेयर से, अपने आई क्लाउड से और उनसे भी बहुत कमा रही होती है। जो आई क्लाउड वगैरह की सर्विसेज ये लोग अपना म्यूजिक सेल कर रहे होते हैं, एप्पल म्यूजिक वगैरह, वो उससे उसके थ्रू भी ये लोग कमा रहे होते हैं। ये भी एक बड़ी इसकी
ठीक है। और अभी ये कोविड की वजह से इनकी ये वाली कमाई तो बढ़ गई, क्योंकि हम सब लोगों ने देखा कि हम ऑनलाइन पे ट्रांसफर हुए, तो ऑनलाइन के बाद हम खुद अपना देखते हैं कि हमें अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, तो हमें भी और स्पेस बाय करनी होती है, और आई क्लाउड्स और जीमेल ड्राइव और ये सब की स्पेसेस वगैरह हमें भी लेनी होती है। तो हर अगले बंदे ने इस चीज को अवेल किया है। देन यू हैव नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हैज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो। देखो आप सब मेजोरिटी यूजर्स इसको जानते होंगे कि इसका एक तो ये आपको फ्री डेमो देता है, वो तो झींगा डालता है पकड़ने के लिए आपको सीजन दिखा दिखा के। दूसरा ये है कि इसका वैसे एक पर मंथ सब्सक्रिप्शन ये चार्ज करता है, जो $10 या कुछ इस तरह के डॉलर्स हैं, जिसके थ्रू आप इसके अंदर जितने भी इनके अपने सीजन होते हैं और वो सब आराम से बैठ के देख सकते हैं। अच्छा, एक और सर्विस होती है, गालिबन वो शायद पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूएस वगैरह और कुछ कंट्रीज के यूजर्स के लिए है। जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी आज लॉन्च हुई, आज एक इंडियन मूवी रिलीज हुई, राइट? तो सेम डे में नेटफ्लिक्स पे नहीं आती। नेटफ्लिक्स पे अगर आना होता है तो वो मूवी आती है 4 हफ्ते बाद या 4-5 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स पे आती है, राइट? लेकिन नेटफ्लिक्स एक ऑप्शन देता है कि आप नेटफ्लिक्स को $5 दें या $10 दें, इस तरह का रेट होता है एज पर मूवी, तो आपको वो एक रात के लिए रेंट पे दे देगा। तो अभी वो सिर्फ सिनेमा में और नेटफ्लिक्स पे फ्री में नहीं आई है। एक तो नेटफ्लिक्स में 4 हफ्ते बाद फ्री में आ जाती है ना। एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट मूवी भी नेटफ्लिक्स पे देखना चाहें, तो आप $10 या $5 पर नाइट या 2 नाइट का एक रेंट होता है, वो देके आप उस मूवी को अनलॉक करें और बैठ के आराम से देख लें घर पे। तो ये सर्विस भी उनकी बहुत चलती है, ये भी एक अच्छी खासी वहाँ यूएस वगैरह में और उस साइड पे लोग ये सर्विस भी उनकी बहुत यूज कर रहे होते हैं, इस नेटफ्लिक्स वालों की, राइट? ओके। अच्छा, नेटफ्लिक्स के साथ कुछ रिस्क भी है। जैसे नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट कंपटीशन है अमेजॉन प्राइम, इसका एक कॉम्पिटिटर है। तो अमेजॉन प्राइम कंपैरेटिवली सस्ता है। मैंने कहा ना, समझ लो $2 यार, कितना, ₹320 पाकिस्तानी, 330 रुपए। और अमेजॉन प्राइम के पैकेज में और चीजें भी बहुत मिल रही होती हैं, जैसे डेली डिलीवरीज वगैरह। अमेजॉन से तो हर अगला बंदा वहां चीज खरीदता है यूएस में, तो वहां आपको सेम डे शिपिंग या फ्री शिपिंग या फास्ट शिपिंग, इस तरह की सहूलत भी मिल जाती है। साथ साथ अमेजॉन प्राइम के अपने भी सीजन वगैरह, अपने ड्रामे, उसकी मूवीज वगैरह भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती हैं। तो इस वजह से भी ये इसका एक रिस्क है, ये इसका कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली गालिबन लास्ट दिसंबर की बात है कि डिज्नी ने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपनी इस तरह की नेटफ्लिक्स की तरह की एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें अपने डिज्नी के जो उनके कार्टून्स और जो डिज्नी के उनकी, डिज्नी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है भाई। तो डिज्नी के अपने जितने भी सेटअप्स हैं और वो उनके, तो डिज्नी भी इसका मार्केट शेयर खाएगा। तो अब ये वाली मार्केट भी मेच्योरिटी की तरफ आएगी, राइट? बहुत मजे कर लिए इसने। तो इसके सामने डिज्नी है, अमेजॉन प्राइम है, राइट? तो अब इसको एक चीज पे और काम भी करना चाहिए कि इसको अपने, जैसे नेटफ्लिक्स के कुछ अपने सीजन भी आते हैं जो इसकी अपनी प्रोडक्शन होती हैं, तो उसकी तरफ इसको ज्यादा जाना चाहिए, राइट? ओके। नाउ, फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवीज एंड टेलीविजन शोज इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस इन हाउस, देखा, इन हाउस इनकी अपनी प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी है। As of April 2020, number of subscription reached 182 million worldwide. It operates in 190 countries except for China ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। चाइना और इनके बीच में फड्डा चल रहा है यूएस, तो वो लोग नहीं छोड़ते इसको, ठीक है। ईरान, सीरिया एंड नॉर्थ कोरिया। इट कंटिन्यूसली रेजेस फंड्स टू फंड न्यू कंटेंट, ये लोग शेयर इशू वगैरह भी कर रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स वेंट पब्लिक इन ईयर 2002 एट अ प्राइस ऑफ $15 पर शेयर, $15 पर शेयर, लेकिन स्टॉक स्प्लिट किया। अगर आप स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट कर लें, मैं बार बार ऊपर से लेके चला रहा हूं कि स्टॉक स्प्लिट की वजह से शेयर प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट करें तो एक एक शेयर की प्राइस ये बनती है। हैज डन स्टॉक स्प्लिट ट्वाइस इन द हिस्ट्री, इन 2004 एंड अनदर इन 2015। यहां इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया है, याद रखना। नेटफ्लिक्स राइड Netflix ride has not been smooth. It was bumpy ride up till 2008 and thereafter it was a smooth sailing ahead. भाई ये शुरू में बहुत ऊंच नीच करके गया है, लेकिन 2008 के बाद इसकी स्मूथ अपवर्ड राइड है, सही है, ओके। Even during the coronavirus, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, pandemic when cinemas and other public places are closed, Netflix stock surged 50% from 300 to 458। सोचो कितना बड़ा छक्का लगा, कितना बड़ा छक्का लगा। हम लोग टेंशन में थे और वहां लोग कमा के निकल गए। हम लोग टेंशन में थे और जिनका दिमाग चलने वाला था कि अब क्या क्या चीजें चलेंगी, तो वो यहाँ कमा के निकल गए। देखो,
People prefer to stay home. Number of paid users base increase. Netflix and current share price is 429.32. Almost ये share prices के भी. ये एक नजर आप देख लें. एक नजर आप देख लें, वही सारी बातें जो पिछले की थी. 52 वीक्स रेंज इसकी आप देख सकते हैं. देखो डिविडेंड इसका भी नील है. मैंने कहा था ना ग्रोथ शेयर्स. अच्छा जी, गूगल. The term Google is not new to any one of us. If there is anything we want to search for, some ठीक है, सर्च इंजन. अच्छा, इसका कमाई का बहुत बड़ा जरिया मार्केटिंग है. गूगल की बहुत बड़ी मार्केटिंग है. इवन आप अगर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं ना, तो वो फर्स्ट पेज पे गूगल पे आती है, तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है कि आपकी, यानी कंपनीज इनको अलग से पे करती है कि हमें टॉप पे रखें. ये भी, इसके भी बाकायदा सॉफ्टवेयर हैं जो करते हैं, और हर सेकंड के ऊपर वो बिड लग रही होती है. एक ऐसा पूरा उसका निजाम है. तो गूगल उससे बहुत कमाता है. Alphabetic Inc. is the parent company of Google. ये इसकी पेरेंट कंपनी है. गूगल खुद सब्सिडरी है. गूगल वेंट पब्लिक एट अ प्राइस ऑफ $85 पर शेयर और $2.5 स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड. देखो वैसे $85 पर शेयर, लेकिन इतने बड़े बड़े स्टॉक स्प्लिट किए कि अगर उन सबको एडजस्ट करें तो फिर इसकी आईपीओ वाली प्राइस, जो इनिशियल प्राइस बनती है, वो $2.5 बनती है. Many employees were made instant millionaires. Its direct competitors Yahoo also materially benefit from the offering as it also held 2.7 million shares of Google. अच्छा, उन इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के पास भी इसके शेयर्स पड़े थे, याहू के पास भी, तो उसको भी फायदा हुआ इससे. तो अच्छा, ये एक ऐसी कंपनी है, इसकी ये बहुत जगह, ये इसकी एग्जांपल हर जगह दी जाती है. ये अपने एम्प्लॉयज को भी बहुत तरह तरह के बेनिफिट्स देते हैं गूगल वाले. यानी ऐसे ऐसे बेनिफिट भी देते हैं कि आप सुबह जाके, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं इनके जो अनमैरिड हैं, यानी जिन्होंने शादी ही नहीं की है, तो उनको लाइफ गुजारने में अगर मुश्किल हो रही है, तो सुबह जाके ये लॉन्ड्री सर्विस भी देते हैं कि आप अपने कपड़े भी देते हैं, तो सुबह आपको प्रेस, शाम में आपको प्रेस होके मिल जाएंगे. एक से एक सर्विसेज इन्होंने दी है. ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ये लोग अपने एम्प्लॉयज को देते हैं. From the time of IPO, there has been no looking back. Major source of revenue from Google comes from advertising. Sources confirm that the biggest customer of Google is Amazon. इसका एक बहुत बड़ा कस्टमर Amazon है. सीधी बात है, आप गूगल पे सर्च करते हो हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो Amazon चाहता है ना कि माल उसी का बिके, तो वो गूगल को पैसे देता है कि भाई मुझे नंबर 1 पे ही रखना. मुझे आज वॉच खरीदनी है, मैंने उस वॉच का नाम लिखा, तो पहले Amazon, गूगल मुझे पहले Amazon ही दिखाएगा. तो गूगल मुझे दिखा रहा है ना पहले Amazon, तो गूगल Amazon से चार्ज करेगा ना. तो इसका मतलब गूगल का सबसे बड़ा मेजर कस्टमर Amazon है. राइट, ओके. एक बार ऐसा हुआ था, यानी ये लोग इतने कम डिविडेंड देते हैं कि गूगल की एक बार एजीएम हो रही थी. मैं एक मैगजीन पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि गूगल की एक बार वो हो रही थी, क्या कहते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग. तो किसी ने वो वहां सामने शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, तो किसी शेयर होल्डर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई डोंट यू गिव डिविडेंड, व्हाई डोंट यू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. तो उसने आगे से बोला कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिविडेंड. बोला डिविडेंड की क्या जरूरत है. यानी बोला कि हम शेयर प्राइस की फॉर्म में आपको रिटर्न दे तो रहे हैं. यार सोचो ना यार, आप इसकी इनिशियल शेयर प्राइस $2.5 से लेके आज 1413, जरा सोचे ना, $2.5 का शेयर $1413 1413 का हो गया, और क्या चाहिए. तो बोला हम वही पैसा री इन्वेस्ट करके आपको मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं. आप नहीं समझे. देखिए, एक कंपनी है, वो अगर डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, तो शेयर होल्डर के अंदर इतना दम थोड़ी है कि वो मल्टीप्लाई कर दे उस पैसे को, जितना गूगल में दम है. तो बेहतर है ना कि गूगल अपने पास ही वो पैसा रखे और री इन्वेस्ट करे, और फिर आपको शेयर प्राइस की फॉर्म में रिटर्न दे. यानी वो बच्चों के हाथ में पॉकेट मनी नहीं दे रही, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर रही है. तो अच्छा है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में कमा के देगी. ये आपके पास देख लें, ये इसके स्टैटिस्टिक्स हैं. करंट शेयर प्राइस है 1413 और इसके 52 वीक्स की रेंज आपके सामने. लो हुआ था 1008, हाई हुआ था 1530. मार्केट कैपिटलाइजेशन $964 बिलियन. पी रेशियो, ईपीएस, एक साल का इसका चेंज है 23% अप. ओके. ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन आपके सामने. डिविडेंड इसका भी नील है, मैंने आपको पहले ही बोला, एक बार डांट दिया था इन्होंने. ठीक है, कैश पर शेयर और रेवेन्यू पर शेयर, ये सब चीजें पड़ी हैं.
राइट। अच्छा, एक आप लोग अगर थोड़ी इस पे रिसर्च करना चाहें तो एक बंदा है जिम, जाके यूट्यूब पे लिख देना जिम क्रैमर, जिम क्रैमर यही नाम है, जिम क्रैमर। ये हर अगले दिन एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होता है इन स्टॉक्स के ऊपर, फैंग स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। शायद कहते हैं नाम भी फैंग स्टॉक ये इसी बंदे ने रखा है। तो ये एक से एक आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि अभी ये शेयर्स इस तरफ जाने वाले हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। नहीं, दूसरी कामों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अगर किसी को स्टडी करना है इन स्टॉक्स को, और वाकई ये बहुत मेजर स्टॉक्स हैं भाई। समझ लो कि अमेरिका ने दुनिया पे हुक्मरानी की है यार। आप सोचो ना, इन स्टॉक्स का सबसे बड़ा मसला डाटा के साथ लिंकेज है। ऐप पे फेसबुक वगैरह, हमारा हर डाटा इनके पास होता है। नहीं, दुनिया को कंट्रोल करने में इन स्टॉक्स का बहुत बड़ा रोल है यार। नेटफ्लिक्स हर बंदा यूज कर रहा है इस वक्त, एप्पल का फोन है सबके पास, एप्पल की क्रेडिट कार्ड्स अब तो एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं। फिर नेट, ये फेसबुक में हम लोग पूरी तरह इंटेलिजेंट सिस्टम है, फेसबुक हमें हर वक्त नजर रख रहा है हम पे। तो समझ लो ये वो शेयर्स हैं जो अमेरिका का कंट्रोल पूरी दुनिया पे बरकरार रखा है इन शेयर्स ने। ये ऐसे शेयर्स हैं, आप समझ रहे हैं। तो इनको स्टडी करना, ये शेयर्स बहुत अहम स्टॉक्स हैं। इसके इनके हिल जाने से सारी मार्केट एकदम हिल जाती है, पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आप ये इस बंदे को स्टडी कर सकते हैं, इसको थोड़ा फॉलो करें तो आपको काफी सारी न्यूज मिलेगी इसकी, ठीक है, राइट। उम्मीद है आप लोग बातें समझ गए होंगे।